गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू संतोष जीएस क्लासेस। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि हम भारत का परिचय पढ़ा रहे थे, उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप आया था। भारत के भौतिक स्वरूप में हम सभी भारत के भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस पर फर्स्ट जो भारत का भौतिक स्वरूप था, पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वत क्षेत्र। फिर उसी में तथा उत्तर पर्वत का क्षेत्र आ गया था, उसी में उत्तर पूर्वी पर्वत क्षेत्र आ गया था, पर्वत क्षेत्र। फिर हम लोगों ने इसके आगे चर्चा की थी प्रायद्वीपीय पठार की। फिर तटीय मैदान हम लोगों ने पढ़ लिया था, तटीय मैदान। अब आज आगे हम सब मरुस्थल, मैदान और द्वीप समूह पर चर्चा करेंगे। तो आज मरुस्थल क्या होता है रियल में? मरुस्थल किससे बना है? मरु का मतलब है मरा हुआ, मृत, मरा हुआ। स्थल का मतलब स्थान, ऐसा स्थान जो कि मरा हुआ, अर्थात जहां पर वनस्पति वगैरह नहीं उतनी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, नहीं ज्यादा उगती हैं। वनस्पति अधिक नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 110 सेंटीमीटर से भी कम। जब वर्षा कम होगी वहां वनस्पति स्वाभाविक ही नहीं होगी, जब वनस्पति नहीं होगी तो वहां पे वन्य जीव वगैरह भी कम होंगे। तो इस प्रकार अब लेकिन बात होती है मरुस्थल। हम किसका भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं? भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो हम भारत का मरुस्थल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये उसके ऊपर ये राजस्थान जाता है, ऐसे पार्ट राजस्थान का। तो ये जो है अरावली पहाड़ी हमने पढ़ी थी भारत के भौतिक स्वरूप में। तो अरावली पहाड़ी, ये पूरी अरावली पहाड़ी थी, ये मेन अरावली पर्वत श्रृंखला थी, जो कि राजस्थान में इसका मुख्य हिस्सा पड़ता था। उसके दक्षिण पश्चिम का जो भाग है, ये वाला दक्षिण पश्चिम का भाग क्या कहलाता था? मरुस्थल कहलाता है। ये क्षेत्र जो है मरुस्थल है। इसी मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और यही थार का मरुस्थल किस सीमा पर है? किन देशों की सीमा में है? भारत व पाकिस्तान की सीमा पर है। किसकी सीमा पर? भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा पर है। यहाँ पर इधर का कुछ इसका भाग है, कुछ भाग पाकिस्तान में है। थार का मरुस्थल, जैसे ये थार का मरुस्थल अरावली की ओर है, तो इसका कुछ क्षेत्र जो है सिंध नदी निकलती है, ऐसे सिंध नदी की ओर कुछ मरुस्थल का ढाल है। और कुछ मरुस्थल का ढाल जो है इधर जो कच्छ का रंग पड़ता है, ये क्या पड़ता है? जैसे ये है कच्छ का रंग पड़ता है। तो कुछ मरुस्थल का इधर भाग झुका हुआ है और कुछ मरुस्थल जो है किधर? सिंध नदी मतलब पाकिस्तान की ओर, और कुछ ऊपर की ओर पंजाब तक इसी में चला जाता है। तो थार का मरुस्थल के बारे में चर्चा करते हैं। थार का मरुस्थल में क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं? एक तो है भारत पाकिस्तान सीमा पर। दूसरी बात, यहाँ पर
लूनी नदी निकलती है, जो सबसे प्रमुख नदी है इस मरुस्थल की। लूनी नदी हमने बताया था, अरावली श्रेणी से इधर से होते हुए लूनी नदी निकलती है, अरावली के इधर भाग से सांभर झील से लूनी नदी निकलती है, कच्छ के रण में क्या होती है, विलुप्त जाती है, लूनी नदी निकलती है। दूसरी बात, सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल, सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल, आबादी वाला मरुस्थल, मरुस्थल। फिर इसकी और एक बात हम करते हैं, इसमें क्या रहता है, जो ये इसकी सीमा रेखा क्या है, यहाँ पर जो है सिंधु नदी के उधर तक, यहाँ पर कच्छ तक जाती है। सिंधु नदी का ढाल है, उसका मैदान नहीं, सिंधु नदी के ढाल की ओर से कहाँ तक, कच्छ के रण तक, कच्छ के रण तक या रण तक, कच्छ के रण तक। जहां पर लूनी नदी उसको क्या बना देती है, कच्छ के दलदली बना देती है। अब दूसरी बात, कच्छ जो है एक थार का मरुस्थल है, इसमें क्या रहता है, इसमें कौन से राज्य पड़ते हैं, केवल राजस्थान ही नहीं पड़ता है। ये जो थार का मरुस्थल है तो यहाँ पर राजस्थान भी हो गया, ये थार का मरुस्थल हम देखते हैं, ये जो थार का मरुस्थल, यहाँ पर ऊपर पंजाब भी कुछ हिस्सा पड़ जाता है, राजस्थान तो मेन है ही है, कुछ गुजरात का भी हिस्सा पड़ जाता है, कुछ इधर हरियाणा का। तो थार का मरुस्थल जो है कहाँ कहाँ टच कर जाता है, भारत का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल कहाँ का टच कर जाता है, राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, और कहाँ रहता है, गुजरात। ये इस क्षेत्र में जो है आ जाता है। रियल में ये देखा जाए, जो थार का मरुस्थल है ये एक प्रायद्वीपीय चट्टान का ही पार्ट है, क्योंकि इसकी जो भौतिक क्रियाएं हुई तो यह रेतीले मैदान के रूप में बदल गया। तो इसी प्रकार जो है थार का मरुस्थल हो जाता है। लेकिन प्रश्न आता है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला मरुस्थल कौन सा है, ये दिया जाता है, या भारत में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन दे, लेह, फिर 2 जैसलमेर, तीसरा अजमेर, चौथा जयपुर। तो ऐसे ऑप्शन देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, रियल में कहाँ सबसे कम वर्षा होती है, लेह में होती है। यदि लेह ऑप्शन नहीं दिया होता है तो सेकंड पे सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर कोई वनस्पति ना उग रही हो, जो चाहे वह गर्म मरुस्थल हो चाहे वह शीत हो, दोनों में क्या होगा, वनस्पति नहीं उगेगी। ये क्या हुआ, उष्ण मरुस्थल। मरुस्थल 2 प्रकार से हो सकता है, उष्ण मरुस्थल और ये शीत मरुस्थल। जो लद्दाख क्षेत्र है, जो कि इसे भारत का जो है, ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये लद्दाख क्षेत्र, तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। लद्दाख पठार है, ऊपर एक लद्दाख पठार ही हो जाता है, लद्दाख पठार, बर्फ का पठार पड़ जाता है ऊपर। तो ये किसका, यहाँ पे कौन मरुस्थल, शीत मरुस्थल है, भारत का शीत मरुस्थल। इसी का स्थानिक जिला है लेह, यहाँ सबसे कम बारिश होती है। फिर सेकंड पे उष्ण मरुस्थल में जैसलमेर में। फिर हम आगे बात करते हैं मैदान की। हाँ, मरुस्थल में कौन सी स्थलाकृतियां बन सकती हैं, तो छत्रक शिला, मशरूम नुमा स्थलाकृति बन सकती है। यहाँ पर लोयस जैसी आकृति बन सकती है, जो पवन द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि रेत के टीले बन जाते हैं, पवन यहाँ से उड़ा के यहाँ तक ले आती है, ऐसे रेत के टीले बने होते हैं। दूसरा, छत्रक शिला नुमा ऐसे से निर्माण हो जाता है, छत्रक शिला के रूप में, जिन्हें मशरूम शिला कहते हैं, मशरूम भी कह देते हैं, मशरूम। तो इन प्रकार की आकृतियों का भी निर्माण होता है, हवा के द्वारा जो निक्षेप होता है रेत का, उन्हीं से इस प्रकार की आकृतियां बनती हैं। अब मरुस्थल के बाद हम लोग उसके बाद चर्चा करते हैं मैदान की। मैदान पे आते हैं।
भारत का मैदान, भारत के मैदान में हम लोग जो है किस क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। तो भारत का मैदान विशेष कर इतना इसमें है नहीं कुछ भारत के मैदान में। ये देखते हैं फिर से, भारत का मैदान मुख्यतः कहाँ है, उत्तर में है। तो भारत का उत्तर का मैदान कह सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदान। देखते हैं भारत के नक्शे में, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी नदी निकली, सतलज नदी। सतलज नदी के बाद कभी पंजाब में सतलज नदी पड़ती है ये, और यहाँ पर क्या है, गंगा नदी ऐसे ऐसे होते आती है। गंगा नदी का ये मैदान जो है पश्चिम बंगाल का, कहाँ से, ये यहाँ पर पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, तो ये पश्चिम बंगाल, ये सब किसमें है, ये मैदानी क्षेत्र में है। कौन, पंजाब हो गया, पंजाब, फिर दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये किसमें है, किस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। इधर असम भी मैदान का क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है, सतलज नदी मैदान का निर्माण करती है। यहाँ पर गंगा नदी मैदान का निर्माण करती है। यहाँ पर कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है मैदान का निर्माण करती है। तो जो मैदान का निर्माण कौन सी नदियां कर रही हैं, सतलज, गंगा, फिर यहाँ पर कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी किसका निर्माण कर रही हैं, ये मैदान का निर्माण कर रहे हैं। असम का जो मैदान है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब मैदान में कुछ चीजें प्रश्न पूछ लेता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैदान से संबंधित प्रश्न पूछता है, काफी पूछे भी जाते हैं। ये तो पहले मैदान कहाँ है, गंगा नदी बनाती है, सतलज नदी, इधर ब्रह्मपुत्र मैदान, असम क्षेत्र मैदान का भाग है, पश्चिम बंगाल भी कुछ क्षेत्र मैदान का है। अब उसके बाद मैदान कैसे होता है, मैदान का सीन हम देखते हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर शब्द आते हैं, भाबर, फिर तराई, फिर भाबर के बाद तराई, फिर बांगर, फिर खादर। अब हम चर्चा करते हैं, जब हम हिमालय पढ़ा रहे थे तो सबसे पहला हिमालय था ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे आया था बृहद हिमालय, फिर उसके नीचे आया था लघु हिमालय, फिर उसके नीचे शिवालिक रेंज आई थी, जो कि हम बता रहे थे कि सबसे निचतम हिमालय का हिस्सा है। वही जो शिवालिक रेंज है, ये जो शिवालिक रेंज यहाँ पे ऐसे खत्म हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर लेके आ रही है। शिवालिक रेंज, जहाँ नदियाँ शिवालिक रेंज से नीचे उतरती है, बिल्कुल मैदान में आ रही होती हैं, तो क्या अपने साथ कंकड़ पत्थर लेती हैं, रेत वगैरह सब ले आती हैं। तो जो ये सब क्षेत्र है रेत वाला, जो कह सकते हो शिवालिक रेंज या पर्वत के गिरिपद, मतलब जो पर्वत का जो गिरिपद क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है पर्वत का, तो वहां पर जो है कौन सा स्थान होता है, भाबर स्थान है। वहां पर जो क्षेत्र को जो नदियां लाती है कंकड़ पत्थर अपने साथ बड़े बड़े, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र। तो इस प्रकार समझेंगे, ये पर्वत है, उसके नीचे भी हम आते हैं, तो कौन सा क्षेत्र मिलता है, ये भाबर क्षेत्र मिलता है। फिर नदी आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ी, थोड़ी दूर तक गई तो कंकड़ पत्थर से उसका वास्ता कम होता गया। फिर क्या हुआ, कंकड़ पत्थर से नदी ऐसे ऐसे खूब धाराओं में बट गई थी, ऐसे ऐसे खूब सारी धाराओं में कंकड़ पत्थरों ने बांट दिया था ऐसे से। फिर यह पूरी नदी क्या हो गई, एक हो जाती है। फिर नदी पूरी क्या हो गई, आगे चल के एक हो गई। जब एक होती है तो उसके किनारे पानी नुमा छोटे छोटे इधर उधर गड्ढे उड्ढे बन जाते हैं, मतलब सब क्या हो जाती है, थोड़ी सी दलदली भूमि सी हो जाती है। तो उस क्षेत्र को कहते हैं तराई, उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। ये इसके बाद क्या आता है, तराई आता है। फिर नदी यहाँ पर भाबर क्षेत्र था, फिर नदी आगे बढ़ती है, तराई क्षेत्र आ जाता है, तराई क्षेत्र। फिर नदी अपना सीक्वेंस से आगे चल रही होती है, तभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। क्या आती है, बाढ़ की स्थिति, तो नदी फैल जाती है। फिर ऐसे से नदी क्या हुई, फैल गई, नदी फैल गई। फिर नदी ऐसे से आगे क्या हुई, फिर आगे नदी फिर एक साइड में सिकुड़ गई, फिर सिकुड़ गई। जो नदी फैलती है, जो फैलने के बाद फिर सिकुड़ती है, तो ये क्षेत्र जो होता है, ये बाढ़ द्वारा जो बना हुआ जो भूमि का क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, खादर। ये कहलाता है खादर, ये कहलाता है खादर।
नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी का भी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी जो अपने साथ क्या है अवसाद बहुत सारा बहा के लाती है, फिर चली जाती है तो जमीन को नम बना देती है, तो ये खादर कहलाती है। लेकिन जब यह नदी बांगर से जा रही थी, तराई में आती है, तराई के बाद यह नदी अपना स्थायी रूप से बह रही थी। किनारे किनारे क्या होता है, जो अपने आप जो किनारे किनारे इसकी जमीन होती है स्थायी रूप से बन जाती है। नदी हर जगह तो बाढ़ नहीं आई होगी, नदी चल रही थी, तो जो स्थान पे बाढ़ नहीं आई होती है अपने आप किनारे की जमीन जो स्थायी रूप से होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है। वो क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी, एक बार नदी ने स्थान बना लिया, फिर उसके अपने चारों बनी रही वो स्थान, तो वो कौन हो गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। बांगर, बांगर कहलाती है। तो इस प्रकार कर देखेंगे, पहले तराई आता है, तराई के बाद नदी अपना चल रही थी, अपना मार्ग बना रही थी, और जो कि उसका मार्ग स्थायी हो गया था, उसके बाद चारों तरफ का जो क्षेत्र था स्थायी रूप से हो गया, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी वह हो गई थी। क्या हो गई थी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, बांगर, बांगर। फिर जो इसके बाद जब नदी आती है, आगे बढ़ती है, तो क्या होता है, बड़ी क्या नदी, समझिए बाढ़ आ गई और पूरी जल उसका फैल गया, तो जब जल फैलता है और फिर अपने आप नदी पुराने रूप में आ जाती है, तो फैलने के बाद जो बाढ़ का मैदान होता है, तो वो मैदान क्या कहा जाता है, वो जो मैदान होता है, ये मैदान जो बाढ़ का आया, ये मैदान हुआ, ये कौन सा है, नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। ये क्या होता है, खादर कहते हैं। तो क्रम कभी कभी पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले भाबर रहता है, तरहटी क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से बनता है, उसके बाद तराई अपना नदी अपने स्थान में आ जाती है, फिर स्थान से इतना बहने लगती है कि स्थान बनाकर, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद नीचा हिस्सा जो है खादर का आता है। सबसे ऊंचा ये है, फिर उससे तराई आता है, तराई से फिर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा आता है, उससे नीचे, और फिर सबसे जो नीचे है बिल्कुल जो मैदानी क्षेत्र में जो बाढ़ का द्वारा बना भूमि का मैदान होता है, वह जो है नई जलोढ़ मिट्टी का है। तो गंगा यमुना का जो द्वार क्षेत्र है किससे बना हुआ है, नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो खादर में आता है। ये जमीन जो है बहुत उपजाऊ है, बहुत अधिक उपजाऊ है, बहुत अधिक उपजाऊ है, बहुत अधिक उपजाऊ, उपजाऊ, उपजाऊ है, उपजाऊ है। तो प्रश्न में क्या रहता है, एक खादर, बांगर, बांगर को याद कैसे रखेंगे, बंजर होता है उसको पुराना कहते हैं, बंजर पुराना ही होता है, तो पुराना बा फॉर बंजर, बांगर। और यहाँ पर खादर, खाद मतलब नई, खाद, खाद नहीं डालते हैं तो क्या भूमि को उपजाऊ करते हैं, तो खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। तो नई पे खादर और पुरानी पे बांगर।